जश्न आजादी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर पर। मैं हूं आपके साथ कंचन। 75वीं वर्षगांठ आज का दिन हर किसी को याद है। जी हां, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में युद्ध हुआ था। पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप में इस युद्ध में शामिल थी। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक और करीब 5,000 पाकिस्तानी घुसपैठी इस युद्ध में शामिल थे। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और अपने शौर्य पाकिस्तानी सेना के सीमा पार वापसी जाने को उसे मजबूर कर दिया। ये युद्ध ऊंचाई वाले इलाकों में हुआ और दोनों देशों की सेनाओं को लड़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ ये पहला सशस्त्र संघर्ष था। 1999 में मई जुलाई के बीच ये युद्ध हुआ। साथ ही साथ युद्ध से पहले पाकिस्तानी सेना ने कारगिल में घुसपैठ किया था। कारगिल युद्ध के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर बड़ी अहम बात, पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पार कर भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। साथ ही साथ पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन जब दस्तावेज बरामद हुए तो बिल्कुल साफ तस्वीर हो गई कि कौन थे ये लोग। ये थे पाकिस्तानी। जी हां, बाद में ये साबित हो गया कि घुसपैठिए पाकिस्तानी सैनिक थे। तो कारगिल युद्ध को लेकर आज हम बड़े अहम दिन पर चर्चा करेंगे। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक और करीब 5,000 घुसपैठिए इस युद्ध में शामिल हुए। तो लगभग 22 साल बीत चुके हैं। 22 साल बाद भी आज उस युद्ध को याद किया जाता है। जी हां, उस युद्ध की ताजा तस्वीरें आज भी सबके सामने हैं। कोई भी उस युद्ध को भूल नहीं पा रहा है। आज हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कारगिल युद्ध के घटनाक्रम के बारे में। पांच मई भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम जानकारी लेने कारगिल पहुंची तो पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सैनिकों को पकड़ लिया और उनमें से लगभग 5 की हत्या कर दी। 9 मई पाकिस्तानियों की गोलीबारी से भारतीय सेना का कारगिल में मौजूद गोला बारूद का पूरा स्टोर जो है वो नष्ट हो गया। 10 मई पहली बार लद्दाख का प्रवेश द्वार यानी कि द्रास, काकसार और मुश्को सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। तो कारगिल युद्ध का जो घटनाक्रम है वो हम यहां पर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ ही साथ 26 मई भारतीय वायुसेना को कार्रवाई के लिए आदेश दिया गया। जी हां, 27 मई की अगर हम बात करें तो भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ मिग 27 और मिग 29 का इस्तेमाल किया। तो 26 जुलाई कारगिल युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के पूर्ण निष्कासन की घोषणा की। तो 22 साल पहले का युद्ध आज भी हर किसी की आंखों में तरोताजा है। आज भी अगर 22 साल पहले के युद्ध की हम बात करते हैं तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है, क्योंकि इस तस्वीर में बहुत कुछ याद आता है और बहुत कुछ छूट जाता है। जी हां, आज हम इसी की बात करेंगे। आज 75वीं वर्षगांठ पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ आज हम चर्चा करेंगे कि वो दौर कौन सा था जब आजादी मिली थी। तो चलिए सबसे पहले मिलकर स्वागत करते हैं एक ऐसे मेहमान का जो कारगिल युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। जी हां, हमारे साथ मौजूद है SMUN रॉय। उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते। सभी देशवासियों के 75वां
दिवस के ऊपर, गणतंत्र दिवस के ऊपर सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा लोगों के प्रति प्रेम, भावना, सद्भावना सभी व्यक्त करते हुए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। उस समय की घटना, जिस समय पाकिस्तान उस कारगिल के बीचों बीच जो हमारे चलने वाली कनवाई वाली गाड़ियां थी, जिस गाड़ियों को कनवाई के लिए दो भागों में विभाजित होने वाला जो लेह लद्दाख वाला इलाका है और इधर से दराज, गुमरी, कैप्टन मोड़, सोनामार्ग तक जाने वाले रास्ता, इस रास्ते को सबसे पहले उसका उद्देश्य ये था कि इस जगह पर हमने काबिज होना है और काबिज होने के लिए इस ब्रिज को तोड़ना सबसे बड़ा अहमियत समझता था कि इसको यदि तोड़ देंगे तो यहां से हमारा दो भागों में बट जाएगा और इस जगह पर हम रह करके यहाँ की व्यवस्था को पूरा तहस नहस कर देंगे। तो यहाँ से आर्मी जो यहाँ से लेह लद्दाख के जाने वाली है, यहाँ से जाने वाली जो इनकी कानवाइयों का जो भी राशन जाने वाला है, ये सब ब्लॉक हो जाएगा और मैं यहाँ से कैप्चर कर लूंगा। कारण कि ये जो लेह लद्दाख वाला इलाका है यह ड्राई इलाका है, सूखा पहाड़ियां है और सूखे पहाड़ियों से यहाँ से आने के लिए हमें फ्लाइट से, चंडीगढ़ से फ्लाइट के द्वारा यहाँ पर जो भी राशन आता है, फ्रूट जो भी आता है, फल फूल आता है, साग सब्जियां आता है, यहाँ के लिए प्रोवाइड होगा। जो यहाँ जो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि कारगिल दराज तक यहाँ तक पहुँचाने के लिए जब हम बीच में रोक देंगे तो कारगिल दराज और यहाँ गुमरी तक आने के लिए जो हमारे साधन है वो व्यस्त हो जाएंगे, मतलब इस जगह पर नहीं जा पाएंगे, हम यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। उस समय पर जो भी लड़ाइयाँ हमारे सामने चुनौती ये थी कि जिस तरीके से कोई घर में बैठा हुआ आदमी हो और छत के ऊपर बैठा है, उस छत के ऊपर, उस छत पर चढ़ने वाला आदमी को हमको नीचे से कैसे भगाना है, कैसे उसको दूर करना है, कैसे हटाना है, ये चीजों को वो करने के लिए पहले चरवाहे के रूप में अलग अलग कारणों से आकर के वहां पर हमारे पास घुसे आए। उस टाइम में हमारे कैप्टन मनोज पांडे थे, कोराप सिग्नल के, वो साथ में रहते थे। लद्दाख स्काउट से यहाँ से आए, लद्दाखियों के बीच में उनके मदद से हमने ऊपर पहाड़ियों के ऊपर चढ़ने का अवसर मिला और चढ़ करके उनको किस तरीके से उनको वहां से भगाया गया करते रहे। उस समय की दृश्य जो है, उस टाइम में इतनी आधुनिक ये चीज नहीं था, पहाड़ियों के ऊपर से कैसे कैसे चिपक चिपक करके ऊपर तक जाया जाता था। जाने के बाद उनको वहां से किस तरीके से हटाया गया, इसके लिए करने के लिए हमको 2 महीने का समय लग गया। उसमें हमारे 2 महीने में हमारे जवान जो है 528 के करीब में शहीद हो चुके थे। उस शहीदों के अंदर में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने थी कि जो हम वहीं पर डिप्लाई थे, जो हमारी फौज थी, उसके बीच में चुनौतियां थी और फौज जो आना है तो बाहरी जगह से और जगह से आना है, आने के लिए फिर उनके साथ लड़ना है और लड़ने के लिए जो कि एक्सपीरियंस जो दूर जगह से आए उनको उतना ये नहीं कि हम यहाँ उतरे, हम कैसे जाएं, कैसे चढ़ें, कैसे चुनौती करें, उनके सामने बहुत समस्या आ गई, जिससे कैजुअल्टियों का कारण भी ये ज्यादा बना। और वहां पर जो लोग कुछ रह रहे थे, जो कर रहे थे जाने के लिए, उस जगह पर हमने उनके लिए भगाने का बहुत कोशिश किया। लास्ट में हमारे समय यही समस्या आई कि इनको मजबूर करके उनको सफेद झंडा दिखाना पड़ गया कि हमारे यहाँ लाशें इकट्ठे हो गई है, जबकि उनको मरने के बाद उनके पॉकेट से पाकिस्तान का आई कार्ड मिला, सब कुछ मिला, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं, वो मंजूर नहीं। वो देश के साथ हम क्या प्रेम करेंगे, उस देश जो है हमारे लिए प्रेम करने लायक है ही नहीं, क्योंकि प्रेम के लिए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्होंने रिश्ता जोड़ा, वहां तक लाहौर तक बस चलवाया, लेकिन हमको दोस्ती में हमको कारगिल दे दिया। कारगिल के समय में हम लोग उस समय किस परिस्थिति से गुजर रहे थे, किस हालात में गुजर रहे थे उस टाइम में ले, क्योंकि उनका मेन मोटो था मई जून के टाइम में अटैक करने के कि इस टाइम में ठंडी इलाका कम रहता है। जब ठंडा का मौसम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के टाइम में कोल्ड हो जाएगा, फिर हम वहां रह नहीं पाएंगे, हम जा नहीं पाएंगे, उस जगह पर हम लड़ाई कर नहीं पाएंगे। इस समय पर वो कर लेते, वहीं बगल में हमारे प्राइवेट पेट्रोल पंप है, उसके ऊपर वो कब्जा कर लेते, वहां से तेल पानी के साधन के लिए करते, हमारे नाले को तोड़ देते, वहां से ब्लॉक कर देते। जैसे हमारे किसी घर में कोई घुस गया, बैठ गया और घर के बाहर हम इस तरीके से 2 भागों में बट गए हैं, हम कैसे अपने घर में जाएंगे, वो हमारे सामने समस्या कर दिया गया। लेकिन
हमारे देश के जो सैनिक हैं, हमारे भारतीय जवान हैं, इस पर गर्व होना चाहिए। हम पूरे विश्व के ऊपर इस पे चैलेंज करते हैं, विश्व के ऊपर की कंट्री पर हम चैलेंज करते हैं कि सबसे हम नंबर 1 है। और नंबर इसलिए 1 है हमारी सेना कि कोई बाहरी देश का कोई सेना हमारे देश में आकर के, हमारे भारत के अंदर में आकर के नहीं राज्य कर सकता है, नहीं चला सकता, क्योंकि हमारी सेना कंबोडिया में, रवांडा में, सोमालिया में, कंबोडिया में, भूटान में डिप्लाई है। वहां पर उनको जरूरत पड़ता है कि आप हमारे को सेना दीजिए, हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा है, हमको यहाँ इलेक्शन कराना है, यहाँ पर सब कुछ करना है। ये बहादुर जवान हैं जो कारगिल के अंदर में अपनी क्षमता को दिखाए। और उस समय से अमेरिका भी चाहता था कि चलो जाओ इंडिया से कुछ सीख करके आओ। इंडिया ने किस तरीके से नीचे से रह करके उस पहाड़ी के ऊपर दुर्गम स्थानों से कैसे दुश्मन को भगाया, कैसे दुश्मन को हटाया वहां से, उसको हटाने के लिए उस तरीके से क्या क्या उन्होंने सुविधा लिया, कैसे किया, कैसे अपने पिट्ठुओं के अंदर में राइफल लेकर के 7.5 केजी का राइफल लिया, पिट्ठू वाटर बोतल पीछे अंदर रखा, पिट्ठू डाल लिया, उस पिट्ठू के अंदर में मेस्टीन रखा, मेस्टीन में खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं हुए, शक्कर पारा है रख करके, उसके अंदर में मच्छरदानी है, उसके अंदर में हमने ब्लैंकेट है, उसके अंदर में हमारी दरी है, सब चीज आइटम रखने के बावजूद लेकर के चलना, हेलमेट डालना, इतने बड़े बोझ लेकर के, और किस तरीके से पहाड़ियों पर चढ़ना, जैसे किसी दीवार पर छिपकली चलती है उस तरीके से चढ़ करके, और उस दुर्गम स्थान पर उतनी ऊंचाई पर जा करके उनको मार करके और भगाना, हटाना, ये हमारा विजय दिवस है। इसलिए हमने 26 जुलाई को इसको हमने 2 महीना लग गया इस ऑपरेशन को सक्सेस करने के लिए। इस ऑपरेशन को तब हमने सक्सेस किया। इसीलिए हम देशवासियों से सबसे आग्रह करते हैं कि हमारा जो है भारतीय सैनिक, एयरफोर्स, नेवी, जो तीनों सेनाएं हैं, इन पर हमारा सबसे बड़ा गर्व है और हमारे देश के लिए गर्वान्वित भी होना चाहिए। और देश के लिए हम इससे सबसे ये अचूक ये है कि हम भारत के मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर हम देखते नहीं हैं कि हमें क्या करना है। उस समय पर जो जवान यहाँ थे 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 1 साल के बाद उनको घर जाने का मौका मिला। घर जाने के बाद किस तरीके से वहां पर स्वागत हुआ, कैसे कैसे लोग उनके लिए हवन पूजन कर रहे थे, कैसे कैसे व्यवस्थाएं रोज घरों में लोग करते थे कि भी किस तरीके से हमारा जो बच्चा है, लड़का है, किस तरीके से आएगा, ये करेगा, ये हमारे सामने समस्याएं थी। लेकिन वहां समस्या के बावजूद भी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम 2 महीना लग तो गया, 26 जुलाई को हमने अपना क्लियर झंडा फहरा करके कर दिया, लेकिन हमको सबसे बड़ी खुशी है कि हमें विजय हासिल हुआ। इन कुर्बानियों के देने के बावजूद भी हम विजय को प्राप्त हुए। पाकिस्तान आज भी नहीं कहता कि हमारा आदमी है, लेकिन उसके साथ विश्वास करना और विश्वास नहीं करना दोनों एक अलग तथ्य है। तथ्य इसलिए है कि जब हम उनसे बात करते हैं, प्रेम का संबंध बताना चाहते हैं, तो हमारे साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर हमको पीठ में चाकू भोंक करके हमारे साथ घटनाएं कर देते हैं। इसलिए उनसे कभी भी सेना संतुष्ट नहीं है और सेना को ये भी नहीं होना चाहिए कि उनके ऊपर विश्वास भी करना चाहिए, कोई भी हमारे देश के। जी बिल्कुल। यहाँ पर यूएन रॉय जी, अगर देखा जाए जिस तरह से अगर हम कारगिल की बात याद करें या हम कारगिल को याद करें तो वाकई आज भी सरहन उठ जाती है, क्योंकि कई कुर्बानियों के बाद भारत ने आजादी के दिन देखे हैं, कई कुर्बानियां दी हैं, उसके बाद भारत को आजादी का वो वक्त, वो दिन यहाँ पर हासिल हुआ है जब भारत आजाद होकर सांस ले सकता है। और आज शायद उन्हीं वीर जवानों की वजह से हर कोई सांस ले रहा है। आज हमारी भारतीय सेना की वजह से ही, हमारे उन वीर जवानों की वजह से ही आज हर कोई खुलकर यहाँ पर सांस ले पा रहा है। यहाँ पर मेरा आपसे सवाल है कि भारत की राजनीतिक नेतृत्व की अगर मैं बात करूं तो उस युद्ध के बारे में ना तो भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को भनक थी, ना ही भारतीय रॉ को भनक थी। पाकिस्तान का एक सामरिक रूप से अगर देखा जाए तो बड़ा जबरदस्त प्लान था। जी, क्या कहेंगे इस पर? इस पर यह था कि ये हमारी सिक्रेसी है कि कोई भी चीज भारत के अंदर में जो भी चीज है, हमारी सेना को, इंटेलिजेंस को, सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ रहता है पता, लेकिन बाहर जो क्या चीज है, जब अचानक हमारे सामने समस्या आ गई कि हमको इस सामना को झेलना है, करना है, इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर सब कुछ, ये नहीं था कि ये होना, ये तो धीरे धीरे 3 मई से शुरू हुआ, होते होते हमको 15 मई तक आकर के हमको पूरा क्लियर हो गया कि अब लड़ाई जो है छिड़ गई है।
अब इसके साथ हमको मुकाबला करना है, इसके साथ हमको लड़ना है, हमको किस तरीके से चलना है, क्या करना है, ये हमारे सामने समस्या बहुत बड़ी चुनौती थी। इसलिए हम लोग वही मान के चलते कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। हम इस तमन्ना को लेते हुए, इस जज्बा को लेते हुए, इस शान को लेते हुए हम वहां पर अपने लड़ाई को लड़े और इसके बाद से जो हमारे वीर गति को शहादत दे दिए उनके लिए हमारे सत सत नमन है, उनके लिए सत सत प्रणाम है, उसके लिए हमारे देश के लिए उसको आभारी हैं। देश हमारे प्रति ये हमेशा सोचता है, रहता है कि हमारे सैनिक जब तक हैं तब तक हमारी भी सांसें हैं। बिल्कुल, सांसें इसलिए सांसें कहना पड़ता है कि ये हमारे जज्बा हैं, हमारे जज्बात हैं। उनको सबसे पहले तो ये है कि हम अपने प्राण को देखते नहीं हैं। हम पहले जब वहां पर जाते हैं तो हम पीछे छोड़ जाते हैं हमारे सामने लड़ाई के सामने कि हमारा ये दुश्मन है, हमें इससे लड़ना है, हमें हमारा प्राण जाए चाहे कुछ भी जाए, हम उसकी चिंता बिना परवाह करते हुए भी उनके साथ जो है हम लड़ने को तैयार होते हैं। बिल्कुल, यानी प्राण जाए पर वचन न जाए, जो भारत माता से हमने किया है कि भारत माता की लाज रखनी है, भारत माता को बचाना है, भारत माता का जो सम्मान है वो हमेशा ऊपर रखना है। यानी प्राण जाए लेकिन वचन न जाए, जो भारत माता से हमने किया है। इसी के लिए जब हमने अपने कसम खाए हैं, जिसके लिए कि हमको देश का सेवा करना है, हमने रेतों के अंदर में, बर्फों के अंदर में, हर जगह पर जाकर के राजस्थान के जोधपुर जैसलमेर इलाकों के अंदर में रहे हैं, ये कारगिल जैसे इलाकों के अंदर में जाकर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में चाइना बॉर्डर से वहां पर रहने के लिए रहे हैं। तो हमको अग्नि से लेकर के, पानी से लेके, बर्फ से लेके, माइनस से लेकर के टेम्परेचर और 44, 45, 50 डिग्री के सेल्सियस के अंदर में रहने की हमकी क्षमता है। हम इस तरीके से इस क्षमता के द्वारा हम देश के लिए कर मर मिटने के लिए हम तैयार रहते हैं और करते हैं। यही इसी बातों के साथ जो है भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम सभी देशवासियों से स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस के ऊपर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक और मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे, जिस तरह से उस युद्ध के दौर में आप रहे, एक अलग ही एक्सपीरियंस आपका रहा होगा, क्योंकि वो दौर ऐसा था जिस दौर में कई कुर्बानियां भी हो रही थी और मन में एक जज्बा था कि भाई तिरंगे को फहराना है, ये बिल्कुल नीचे नहीं होना चाहिए, इसको ऊपर ही रहना है। एक जज्बात थे और एक जज्बा था कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है, हमें जीत हासिल करनी है। तो किस तरह का एक्सपीरियंस आपका खुद का रहा उस दौर में? उस समय तिरंगा को लेकर के हमारे देश के प्रति ये भी था कि हमको इस जगह पर हमको पोस्टेड किया गया है, यहाँ पर लाया गया, क्योंकि अलग अलग बटालियन, अलग अलग ड्यू और जगह से भी डिप्लाई हुआ, ऑलरेडी वहाँ पर थे। हम लोग उस टाइम में लद्दाख स्काउट में थे, जो कि लेह के अंदर में पड़ता है। वहाँ से आकर के लद्दाख स्काउट, वहाँ से भी कंपनियां थी, वो आई, यहाँ पर सिग्नल कंपनी भी थी, आकर के उनको हम कैसे कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से कम्युनिकेशन देना है, कैसे हमको बताना आगे कौन जाएगा, कैसे कम्युनिकेशन करना है, कोई हमारे इसके बीच में जामर न लगाए, हमारे कम्युनिकेशन के अंदर में किस तरीके से बात करना है, हमको क्रिप्टो सिस्टम से कैसे बात करना है, इसके बाद से मोर्स के द्वारा कैसे बात करना है, बात करके उस टेक्निकल चीजों के द्वारा हमने उसको लड़ाई को जीतने का हासिल किया। क्योंकि जो लड़ने के लिए तैयारी जा रहा है उसके ऊपर राइफल चला, उसको कम्युनिकेशन क्या है, उसको कम्युनिकेट क्या है, हम कैसे उसके आगे फाइट करेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे ऊपर चढ़ने के लिए, कैसे देखने के लिए हम कैसे करेंगे। तो उस जगह पर हमको सबसे पहले इन चीजों का कम्युनिकेशन जरूरी था, कम्युनिकेट करना भी जरूरी था। उन जगहों पर हमारे कैसे सेटेलाइट लगाए गए थे, किस तरीके से कम्युनिकेट किया, और उस कम्युनिकेट के दिमाग में ये था कि झंडा हमारा जाकर के ऊपर उसको फहराना है, और फहरा करके हमने वहां से जा करके वहां पर झंडा फहरा करके अपने देश के प्रति अपना उत्साहवर्धक बातें को बढ़ाना है और गौरवान्वित होना है। यही हमारी सोच थी और इसी के लिए हम वहां पर थे। और जो भी हमारे साथ किया गया, जो भी हमारे साथ कार्रवाई हुई, जो भी वहां पर लड़ाइयां हमारे सामने आई, जो भी चीज किया गया, वो हमने सब सहन करते हुए भी, लेकिन देश का नाम ऊंचा रखने के लिए, गौरव करने के लिए हमने ये किया। लेकिन यूएन रॉय जी, अगर देखा जाए तो उस स्थिति में जो सबसे बड़ी चुनौती थी, जिस तरह से मैंने आपसे बात की कि उस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि एक घर में सबसे ऊपर आपका दुश्मन बैठा हुआ है और आपको नीचे से उस दुश्मन को खत्म करना है, जो भारतीय सेना ने किया। भारतीय सेना के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी उस वक्त।
सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम एक नीचे बैठे हैं, दुश्मन हमारे पहाड़ी की ऊंची चोटियों पर बैठा है, हम दुर्गम स्थान के नीचे हैं, हम किस किस तरीके से चढ़ना है, कैसे जाना है, किस तरीके से करना है, उसी को देखते हुए हमारे कुछ जवान जो है उसमें जो है 528 जवानों की कुर्बानियां हुई। वहां तक वो जान प्राण में हथेली पर प्राण रखते हुए तब इस तरीके से हमने ऊपर चढ़ा। उसमें जिस तरीके से कानों के पास से यहां से गोलियां निकलती थी, कहीं साइडों से, कहीं बाजुओं से, उस तरीके से जाती थी, उसी को बचाव करते हुए उसमें कितने शहीद हो गए, कितने जाकर के ऊपर चढ़ करके वहां पर झंडा फहराए और वहां पर जाकर के उनको सफेद झंडा दिखाने पर मजबूर किए और वो लोग वहां से भगाने में मजबूर किए और जो लोग बचे पाकिस्तानी उनको जो है वीरगति को प्राप्त हुए। उनके साथ हमारे आई कार्ड सब कुछ वहां बरामद हुआ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते, कभी भी वो चीजों को मानते नहीं है, कभी वो चीजों को करते नहीं है। यही हमारा जो है देशवासियों से आज अमृत महोत्सव के ऊपर हम बस देशवासियों से यही चाहते हैं, यही प्रेरणा करते हैं कि आप लोग खुश रहिए, आनंद रहिए, हमारे देश की भक्ति को जगाते रहिए। देश हमारे लिए गौरवान्वित है। बहादुर जब लड़े मैदान में तो नाम होता है, मुसीबत झेलने के बाद फिर आराम होता है। जब हम ये जो लड़ेंगे मैदान में तभी हमको आराम मिलेगा, और नहीं लड़ेंगे तो आराम तब हो सकता है जब उस मुसीबत को, संकटों को झेलेगा। इस तरीके से हमारी जो है ट्रेनिंग है, हमारे सैनिकों को दिया गया है, इस तरीके से करते हैं। और हमारा भारतवर्ष का सैनिक पूरे विश्व में नंबर 1 है। हम इसको चैलेंज के साथ कहते हैं। हमारे से कोई नंबर 1 अमेरिका हो, ये हो, जब तक हौसला नहीं रहेगा, हमारे पास जज्बा नहीं रहेगा। लड़ाई हौसला से लड़ी जाती है, हथियारों से नहीं। हथियार तो एक साधन है, लेकिन हमारे दिल के अंदर में यदि शक्ति नहीं, हौसला नहीं होगा कि हम इसको मारना है, तब तक हम मार नहीं सकते। हमारे हथियार होते हुए भी हमारे हाथ कांपने लगेंगे। इस तरीके से हम वो कांपने वाले नहीं है, इसलिए हम आज भी नंबर 1 है। क्योंकि नंबर 1 नहीं होते, कभी भी सुने होंगे आपने कि भारत के अंदर में कोई दूसरा कंट्री का फौज आई है? नहीं, नेवर, नहीं आ सकती है। हम दूसरे कंट्री में गए क्योंकि हमारे के ऊपर उस दूसरे देशों को विश्वास है। कंबोडिया है, सोमालिया है, ओएंडा है, भूटान है, उन जगहों पर उनको पता है कि भारत का सैनिक हमारा आएगा इस देश के ऊपर, इस पर आने के बाद वो कब्जा कर देगा। क्योंकि वहां की सैनिक फेल है, वो फेल नहीं होती तो हमारे को डिमांड नहीं करता, हमको वहां से बुलाता नहीं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी गौरवान्वित बात है, सबसे बड़ा खुशी की बात है कि हम अपने आप को एक सक्षम है, हम सक्षम है। दूसरे से ट्रेनिंग क्या लेना, हम खुद ट्रेनिंग हम दूसरे को देते। जब अमेरिका जैसे देशों ने कारगिल की लड़ाई के बावजूद, आने के बावजूद, आगरा में उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पर हमारे से ट्रेनिंग ले लें, ले करके जाए, उनसे सीखे, वो भी 15-20 दिन, 1 महीना के अंदर में उन्होंने छोड़ के चल दिया। तो हम सबसे बड़े ये है कि हमारा भारत के सैनिक के ऊपर मनोबल इनका ऊंचा है, ऊंचा रहना भी चाहिए। और देश के लिए हम ये भी चाहेंगे कि आपको फक्र होना चाहिए कि हम ऐसे भारतवर्ष की भूमि पर हैं कि हमारे जो भारतीय जवान, हमारे जो हर चीज के लिए, हर कठिन से कठिन विपत्तियों में, परिस्थितियों में लड़ने के लिए तैयार हैं। ये हमारे लिए है। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, तो गर्व होता है कि हम भारत में हैं और भारत के साथ साथ आज हम आजादी का ये पर्व शायद इसीलिए मना पा रहे हैं क्योंकि भारतीय सैनिकों ने हमें ये दिन दिया है, हमें ये मौका दिया है जब हम आजाद होकर खुलकर सांस ले सकते हैं। तो आज 75वीं वर्षगांठ पर हर खबर की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत आजाद है हमारे वीर जवानों की वजह से, हमारे वीर जवानों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं और उसी के बाद आज हम आजाद खुलकर सांस ले सकते हैं। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत में हैं, हम भारतवासी हैं और आज आजाद होकर हम सांस ले पा रहे हैं तो सिर्फ अपने वीर जवानों की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और बहुत अच्छी बातें आपने बताई। आज देश को बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। जय।